याद रखिएगा हैजा डिस हैजा डिस 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 डक चिटक चक करेंगे। डिस्प्लेजिया में सेल के साइज और शेप में गड़बड़ होगा, डिसफंक्शन होगा, उसको कहेंगे डिस्प्लेजिया। एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं कि T3 वाले क्या होता है टीएनएम क्लासिफिकेशन में, तो ट्यूमर का साइज 3 से लेकर 5 के बीच में होता है। T4 मोर देन 5 सेंटीमीटर, T4 में क्या होगा, मोर देन 5 सेंटीमीटर ट्यूमर का साइज हो जाएगा, उसको कहेंगे T4। अब जाने कि कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी कहा जाता है बीजे केनेडी को, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी बीजे केनेडी। अब नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऑन्कोलॉजी 1 शॉट वीडियो पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये सारा टॉपिक, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन्कोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, बहुत सारा टर्म्स आता है वो सारा चीज़ जानेंगे। डिफरेंट बिटवीन बेनाइन और मेलिग्नेंट, टीएनएम क्लासिफिकेशन, 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर, एंड लास्ट जानेंगे डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इस वीडियो में हम लोग सारा चीज़ जान जाएंगे एक ही वीडियो में। ये 1 शॉट होगा हम लोग को ऑन्कोलॉजी का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन, क्योंकि इससे जस्ट पहले वीडियो भी बना चुके हैं, तो बोर्ड पर लिखा था तो आप लोग को समझा देते हैं। फिर हम लोग शुरू से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर एक बार बता देंगे टीएनएम को। टीएनएम को छोड़ना नहीं है हम लोग को, एकदम पूरा तरीके से याद कर लेना है। टीएनएम क्लासिफिकेशन ये क्या होता है, तो टीएनएम क्लासिफिकेशन का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे। टी का मतलब ट्यूमर, एन कहने का मतलब नोड, एम बराबर मेटास्टेसिस। क्या होगा, एम बराबर मेटास्टेसिस। सारा चीज़ डिटेल में बताएंगे कौन क्या होता है। टी मतलब ट्यूमर, ये टी हम लोग का साइज का बताते हैं। ट्यूमर का हम लोग यदि डिफाइन करें तो कहेंगे एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ हार्डनेस टिश्यू दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। मतलब एक हार्ड टिश्यू का एक जगह जमा हो जाना उसको ट्यूमर कहते हैं। टी मतलब ट्यूमर, एन का मतलब नोड, एम मतलब मेटास्टेसिस। टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर टी दर्शाता है, ध्यान से समझो, एकदम आराम से बता रहे हैं। टी दर्शाएगा कि जो ट्यूमर का साइज है, गांठ बनता है कैंसर में, जो गांठ बन जाता है उसका साइज कितना बड़ा है, इतनी चुकी है, इतना कितना बड़ा है। टी ट्यूमर के साइज यानी कि गांठ के साइज को बताता है। ये सबसे पहले समझिए कि कौन क्या करता है। एन कहने का मतलब नोड, नोड क्या दर्शाएगा कि वो जो गांठ है अपने साथ है आसपास के कितने चीज को अफेक्ट कर दिया है। नोड क्या बताएगा कि जो गांठ है अपने साथ आसपास के कितने चीज को अफेक्ट कर दिया है, ये नोड बता दिया। एम कहने का मतलब कि मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या बताएगा कि वो जो ट्यूमर गांठ है आसपास तो किया, आसपास के साथ कहीं बच दे, किसी दूसरे ऑर्गन में तो नहीं घुस गया है, वो बताएगा मेटास्टेसिस। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए ट्यूमर में सबसे पहले जानिए कि क्या क्या होता है। ट्यूमर में होता है T0, TIS, T1, T2, T3, T4। इसमें T4 तक होता है, T5 नहीं होता है, इसमें भी याद रखिएगा। T0 कहने का मतलब नो ट्यूमर, वहाँ पे गांठ बनने नहीं है। TIS मतलब कि कार्सिनेमा इन सिटू। कार्सिनेमा इन सिटू क्या होता है अभी जस्ट आप लोग को बताएंगे। T1 कहने का मतलब कि ट्यूमर के साइज 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, उसको कहेंगे T1। T2 मतलब ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर है, 2 से बड़ा है, उसको कहेंगे T2। T3 कहेंगे ट्यूमर के साइज 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर में है। और क्वेश्चन ऐसे ही बनता है क्योंकि इसमें तो 3 से 5 के बीच वाला शामिल हो रहा है, और एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि T3 वाले क्या होता है टीएनएम क्लासिफिकेशन में, तो ट्यूमर का साइज 3 से लेकर 5 के बीच में होता है। T4 मोर देन 5 सेंटीमीटर, T4 में क्या होगा, मोर देन 5 सेंटीमीटर ट्यूमर का साइज हो जाएगा, उसको कहेंगे T4। अब समझिए कार्सिनेमा इन सिटू क्या होता है, तो देखिए बताया है यहाँ पे कि एक सेल है, एक सेल है, सेल का ऊपर वाला भाग ये जितना है ये सिर्फ डैमेज हुआ है। सेल का ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हर एक सेल के पास उसका अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जैसे मेरा कोई पूछे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, तो मेरा पैर है, पैर में चप्पल पहने जिसके ऊपर हम खड़ा हैं उसी को कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ठीक उसी प्रकार से सेल का बेसमेंट मेम्ब्रेन उसका पेनी होता है, पेनी नीचे वाला, तो सेल का ऊपर वाला धड़ खराब हो रहा है लेकिन
पेनिया इंटेक्ट है, बरकरार है, ज्यों के त्यों है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्सिनेमा इन सीटू। और कार्सिनेमा इन सीटू का दूसरा नाम एग्जाम में पूछता है कि क्या है, तो कहेंगे प्री कैंसरियस कंडीशन। पूछेगा कि प्री कैंसरियस कंडीशन ऑल्सो नोन एज, तो कहेंगे CIS, कार्सिनेमा इन सीटू। ये हम लोग का हो गया ठीक है। आप जानेंगे n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है नोड, क्या होगा, नोड। अब N0 होता है, N1 होता है, N2 N3। N0 में कोई नोड शामिल नहीं है, सिर्फ गांठ है, अगल बगल कोई के शामिल नहीं किया है। N2 के मतलब कि एगो नोड शामिल किया है, यहाँ पे ब्लू से ब्लैक से दिखाए हुए हैं कि गोल देखे एगो नोड शामिल है। N2 नोड का साइज कितना हो गया, N2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नोड जब शामिल हो जाए उसको TNM क्लासिफिकेशन के अंदर N2 में हम लोग रखते हैं। यदि 2 से ज़्यादा मतलब सब नोड में शामिल हो गए उसको देंगे N3। क्या देंगे, N3। मेटास्टेसिस में दो चीज़ होता है, एक होता है M0 और एक होता है M1। M0 कहने का मतलब कि नो मेटास्टेसिस, इसमें शामिल अपने अंदर है। M1 का मतलब यस मेटास्टेसिस, ओरल के कैंसर घुस के चल गया पेट में, उसको कहेंगे यस मेटास्टेसिस, मतलब ये शामिल हो गया है मेटास्टेसिस में। तो दोस्त ये हम लोग का पार्ट 4 बता दिए सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड पर लिखे हुए थे इसलिए। अब हम लोग शुरू से जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर से। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, क्योंकि हम मिटाते रहेंगे, वीडियो चलता रहेगा तो ये बोरिंग लगेगा। हम वीडियो को रोक रोक कर आप लोग को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए ताकि हम अच्छे तरीक़े से आप लोग को समझा पाएँ, अपना 100% अप्लाई दे पाएँ। हाँ, तो देखिए अब हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, कैंसर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले कैंसर जो होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसको कहते हैं ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी क्या होता है भैया, तो स्टडी विथ कैंसर, स्टडी विथ कैंसर। कैंसर के साथ हम लोग स्टडी करेंगे, उसको क्या कहेंगे, ओंकोलॉजी कहेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैंसर, कैंसर ये शब्द लिया गया है ग्रीक वर्ड से। कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से ये शब्द लिया गया है कैंसर, जिसका मतलब होता है क्रेब्स। क्या होता है, क्रेब्स। क्रेब्स कहने का मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा से आखिर क्यों लिया गया है, केकड़ा से भाई क्यों लिया गया है, तो केकड़ा जो होता है इस तरह से होता है, आप लोग गांव देहात में देखे भी होंगे। ये केकड़ा जैसे सभी डायरेक्शन दिशाओं में फैल सकता है, ठीक उसी प्रकार ये भी ऑल डायरेक्शन में कैंसर फैल सकता है, इसीलिए इसको लिया गया है ग्रीक वर्ड से। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी, अभी जस्ट बीता है, उसी में फादर ऑफ ओंकोलॉजी, ये भी लिखिएगा, फादर ऑफ ओंकोलॉजी हैं, जो उनका नाम है BJ केनेडी। क्या नाम है, BJ केनेडी। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन में इतना ही पढ़ते हैं कि ये क्या है, कैंसर। ध्यान से समझिए, स्टडी ऑफ कैंसर नोन एज ओंकोलॉजी। कैंसर वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से। कैंसर शब्द कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्रेप्स होता है। क्रेप्स के हिंदी में कहते हैं काकड़ा, केकड़ा, कोकड़ा, जिसको हम लोग अपन भोजपुरी भाषा में केकड़ा कहते हैं। केकड़ा क्या होगा, सभी दिशाओं में घूम सकता है, फैल सकता है, चल सकता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कैंसर भी सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसी कारण से इसको इस वर्ड से लिया गया है। यहाँ पे आप लोग को ये डाउट क्लियर होना चाहिए। अब जाने कि कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, फादर ऑफ ओंकोलॉजी कहा जाता है BJ केनेडी को, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है फादर ऑफ ओंकोलॉजी BJ केनेडी। अब हम लोग जानेंगे डिफिनेशन ऑफ कैंसर, कि कैंसर होता क्या है भैया। तो लिखेंगे कि कैंसर इट इज अ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, एबनॉर्मल growth of tissue that persistently क्या होगा भैया, एक जगह से ऑल डायरेक्शन में मूव होगा, मूव ऑल डायरेक्शन
एंड ग्रो persistence after removal of stimuli। यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख दिया आप लोग के कैंसर के कि इट इज़ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। यहाँ तक तो सही है कि एबनॉर्मल सेल के या फिर तक टिश्यू के साइज बढ़ जाना कैंसर कहलाता है। इट इज़ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू डेट, जो कि परसिस्टेंसली क्या हिंदी होता है, लगातार मूव होगा सभी दिशाओं में। एंड ग्रो परसिस्टेंस, लगातार ग्रो भी होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई, उसका जड़ खत्म करने के बाद भी कैंसर बढ़ते रहेगा। मतलब कि कैंसर का हम लोग 4 स्टेज आगे चल के पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंड स्टेज तक तो ठीक रहेगा, थर्ड फोर्थ में कितना भी हम दवाई बीरो कर दे ठीक नहीं होगा। ठीक उसी वहीं से लिया गया है थर्ड और फोर्थ स्टेज से कैंसर का डिफिनेशन की आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई, वो जो गांठ बना था जिसको हम ट्यूमर बोले, ट्यूमर को रिमूव कर दिए फिर भी कैंसर बॉडी में प्रेजेंट है, उसी से हम लोग डिफिनेशन बना दिए। तो हम लोग का ये पार्ट 1 और पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन और टीएनएम क्लासिफिकेशन। तो आप लोग कृपया करके इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोग के लिए हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताएं। हाँ, तो देखिए अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी का नाम ले चुके हैं, अब आप लोग को इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले लिखे हैं हाइपरप्लेजिया, यहाँ पे ब्राइटनेस की वजह से चमक रहा है तो आप लोग को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे लिखे नियोप्लेजिया। क्या लिखे हैं? नियोप्लेजिया। अब तो आप लोग को दिख रहा होगा हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया और नियोप्लेजिया में बस थोड़ा सा अंतर है जो कि आप लोग को ये समझना है। हाइपरप्लेजिया में क्या होगा कि एबनॉर्मल के जगह नॉर्मल होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन नॉर्मल मैनर, बढ़िया आदमी बढ़िया से चल रहा है उसको कहेंगे हाइपरप्लेजिया। नियोप्लेजिया कहने का मतलब ये है कि खराब आदमी हाईवे किया है और चलियो रहा है टेढ़िया के एकदम गजबे चल रहे हैं तो उसको कहेंगे नियोप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा कि बढ़िया आदमी बढ़िया से चल रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, उसको कहेंगे हाइपरप्लेजिया। नियोप्लेजिया खराब है या खराब तरीका से चल रहा है। तो इसमें यही लिखेंगे कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। कैसन भैया? तो नॉर्मल वे में। और ये इसमें क्या होगा कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल एबनॉर्मल वे में, एबनॉर्मल खराब ढंग से, उसको कहेंगे नियोप्लेजिया। अगला लिखे हैं डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया में क्या होगा ना कि सेल के शेप में और साइज में डिसफंक्शन हो जाएगा। शेप एंड साइज में क्या हो जाएगा? डिसफंक्शन, उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेजिया। याद रखिएगा हैजा डिस डक करेंगे। डिस्प्लेजिया में सेल के साइज और शेप में गड़बड़ होगा, डिसफंक्शन होगा, उसको कहेंगे डिस्प्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या होता है कि वन प्राइमरी सेल कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा? कन्वर्ट सेकेंडरी सेल में। मान लो कि ये बॉय है, क्या है? बॉय गर्ल्स में कन्वर्ट हो गया, अपना लिंग निर्णय चेंज करवा लिया, उसको हम कह सकते हैं मेटाप्लेजिया। बहुत सारा आजकल लड़का लड़की बन के प्रेग्नेंट हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मेटाप्लेजिया। जिसे लड़की लड़का बन जाएगी तो उसको भी कहेंगे मेटाप्लेजिया। सिंपल सी मतलब है मेटाप्लेजिया का कि जो सेल है अपना वैल्यू छोड़ के दूसरे में बदल जा रहा है, प्राइमरी सेल कन्वर्ट हो जा रहा है सेकेंडरी सेल में, दूसरे सेल में, उसको हम लोग कहते हैं मेटाप्लेजिया। अगला है हाइपरट्रोफी और एट्रोफी। हाइपरट्रोफी में इंक्रीज साइज ऑफ सेल, और इसमें होगा डिक्रीज साइज ऑफ सेल। सेल का साइज बढ़ जाएगा, सेल साइज, इस सेल का साइज यदि बढ़ गया तो उसको कहेंगे हाइपरट्रोफी। एट्रोफी मतलब सेल का साइज कम हो जाएगा। उस अगला लिखे मेटास्टेसिस और इन्वेजन। मेटास्टेसिस का मतलब कि प्राइमरी ऑर्गन से कैंसर ट्रांसफ़र हो जाएगा सेकेंडरी ऑर्गन में, जो कि एक दूसरे के साथ नॉट कनेक्टेड
कनेक्टेड, इसका मतलब आप लोग को समझाते हैं। इन्वेजन में भी वही होगा कि प्राइमरी ऑर्गन से जाएगा सेकेंडरी ऑर्गन में, लेकिन इसमें कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड का मतलब समझिए, मेटास्टेसिस कहने का मतलब कि मुंह के कैंसर पेट में चल गया, टेस्टिस में हमारा घुस गया, तो उसको कहेंगे मेटास्टेसिस। मुंह के टेस्टिस में कोई लिंक है, मुंह कहाँ है, टेस्टिस कहाँ है, मतलब कि उसका इससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, अंदर अंदर दूसरे से जगह बनाते बनाते गया है, उसको कहेंगे मेटास्टेसिस। इन्वेजन उसको कहेंगे मुंह का कैंसर लंग्स में आ गया, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है, पड़ोसी में घुस गया, उसको कहेंगे मेटास्टेसिस। अब पड़ोसी के पड़ोसी में घुसा, उसको कहेंगे पड़ोसी में घुस गया तो इन्वेजन, और पड़ोसी के पड़ोसी में घुस गया उसको मेटास्टेसिस। ध्यान से एकदम सिंपल से आपको बताएं कि मान लो कि ये मेरा घर है, घर के बगल में मेरा पड़ोसी का घर है, हम अपने घर से पड़ोसी के घर जा रहे हैं तो वो तो हो गया इन्वेजन। अब पड़ोसी के 4 कदम दूर पर गए तो उसको कहेंगे मेटास्टेसिस, जो कि यहाँ से वहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। इतना ध्यान रखो कि मेटास्टेसिस में प्राइमरी ऑर्गन के साथ सेकेंडरी ऑर्गन का डायरेक्ट तो कोई कनेक्शन नहीं रहता है, जगह बना के घुसता है। इन्वेजन में तो कनेक्शन रहता है, आराम से घुस जाता है, बस इतना समझो। अगला लिखे हैं सार्कोमा और कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या है? कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, उसको कहेंगे कार्सिनोमा। ये कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हम लोग का क्या हो गया भैया? सार्कोमा। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? तो कनेक्टिव। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है ना कि ब्लड के जो कैंसर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। यदि ब्लड का कैंसर होगा तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सार्कोमा। और यहाँ से एग्जाम में दोस्त बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि जो ब्लड का कैंसर होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं सार्कोमा। यदि वही पूछे कि इपिथेलियल टिश्यू का दूसरा नाम क्या है तो वो हम लोग कह सकते हैं कार्सिनोमा। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप लोग कृपया इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग इस वन शॉट वीडियो का अगला पड़ाव की ओर बढ़े। और अगला पड़ाव में हम आपको बताएंगे डिफरेंट बिटवीन बेनाइन और मैलिग्नेंट, जो कि एग्जाम में सीधा 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कृपया करके इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। हाँ, तो देखिए अब हम लोग जानेंगे डिफरेंट बिटवीन बेनाइन और मैलिग्नेंट में। तो इसमें हम लोग फीचर्स के अकॉर्डिंग जानेंगे। फीचर्स मतलब उसके गुण के अकॉर्डिंग कि इस गुण से इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, लिखिएगा आप लोग कि कैप्सूल के आधार पर। किसके आधार पर? कैप्सूल के आधार पर। तो कैप्सूल के आधार पर जानेंगे कि इसमें होता है कैप्सूलेटेड और इसमें होगा अनकैप्सूलेटेड। कैप्सूलेटेड, इसका मतलब यह है कि ये खुलियाम घूमेगा और ये सेल के अंदर रहेगा। आप लोग बिनाइन और मैलिग्नेंट में अंतर याद रखिएगा। हम जो ट्रिक बता रहे हैं उससे जिंदगी में मेरा दावा है कि कभी नहीं भूलिएगा। बेनाइन मतलब जानिएगा कि वे एक लड़का है जो कि अपने माँ बाप के कहल में है, माँ बाप के अंदर है, गियर में है। मैलिग्नेंट उसको कहेंगे जो माँ बाप के कहल में नहीं है, आवारा है, खुलियाम घूम रहा है, उसको कहेंगे। खुलियाम जो घूम रहा है उसको मैलिग्नेंट, जो माँ बाप के कहल में है लड़का उसको कहेंगे बेनाइन। अब कैप्सूल जो है तो जो बेनाइन है माँ बाप के अपने अंदर में गियर में, तो उसको कहें कैप्सूलेटेड। अनकैप्सूलेटेड मतलब खुलियाम घूम रहा है। इतना याद हो गया तो आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। अगला हम लोग जानेंगे प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन कहने का मतलब कि बढ़ने की क्षमता, बिगड़ने की क्षमता। कि माँ बाप के अंडर में तो बिगड़ सकता है, नहीं बिगड़ेगा। तो प्रोलिफरेशन इसका क्या है? बढ़ने की क्षमता। इसका जो उसका स्लो है, इसका क्या है? स्लो, जल्दी नहीं बिगड़ेगा। इसका फास्ट है,
ये बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। अगला लिखेंगे हम प्रोलिफरेशन के बाद प्रोग्नोसिस, ठीक होने की क्षमता। अरे भैया ये तो बिगड़ले नहीं है तो ठीक तो है भी किया है, तो इसको लिखेंगे गुड और इसको लिखेंगे बैड। ये डिफरेंट बिटवीन बढ़िया लड़का और बिगड़ा लड़का से बेनाइन और मेलिग्नेंट को हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला लिखेंगे मेटास्टेसिस और इन्वेजन, मेटास्टेसिस और इन्वेजन। मेटास्टेसिस अभी आप लोग को बताएं कि पड़ोसी के पड़ोसी में घुस जा रहा है। जौन लड़का माई बाबू के कहल में है वो अपन पड़ोसी में तो घुसबे नहीं करेगा, अपन पड़ोसी में तो घुसबे नहीं करेगा, वो पड़ोसी के पड़ोसी में कैसे घुस सकता है भैया, तो नहीं घुस सकता है, तो दोनों अब्सेंट है। और जौन माई बाबू के कहले में पड़ोसी के पड़ोसी उनकर सणुआना मुसियारा सगरो घुस सकता है, तो इसमें क्या होगा, परजेंट होगा, परजेंट। प्रोग्नोसिस इसका किसका अच्छा रहेगा भैया, प्रोग्नोसिस तो जो माई बाबू के कहल में है उसका इलाज है बढ़िया एकदम खा पी के बम है। जौन माई बाबू के कहले में नहीं है, मेलिग्नेंट किसी के कहल में नहीं है, तो उसका प्रोग्नोसिस बैड हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 5 डिफरेंट। अगला लिखिएगा 5 डिफरेंट कि सेलुलर प्रीमॉर्फिज्म और अगला लिखिएगा न्यूक्लियर प्रीमॉर्फिज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक रेशियो, सेल एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इतना चीज़ आप लोग लिख लीजिए। सेलुलर प्रीमॉर्फिज्म कहने का मतलब कि सेल का शेप कैसन है, तो इसमें नॉर्मल रहेगा, सेल का शेप साइज नॉर्मल, जैसन सेल है वैसने रहेगा। न्यूक्लियस कैसन रहेगा इसमें, तो न्यूक्लियस भी नॉर्मल रहेगा, जिस तरह से न्यूक्लियस सेल के अंदर रहता है उसी तरह से नॉर्मल रहेगा, लेकिन इसमें एबनॉर्मल रहेगा। मेलिग्नेंट में क्या रहेगा, एबनॉर्मल। प्रीमॉर्फिज्म कहने का मतलब कि सेल का शेप और साइज, सेलुलर प्रीमॉर्फिज्म मतलब सेल के शेप और साइज क्या है। न्यूक्लियर प्रीमॉर्फिज्म कहने का मतलब कि न्यूक्लियस का सेल शेप साइज क्या है, बन रहा है कि बिगड़ रहा है। इसमें एबनॉर्मल इसमें ऐसे हो जाएगा, न्यूक्लियस इसमें बिगड़ जाएगा। सेल और साइटोप्लाज्मिक रेशियो इसमें होता है 1:4 से 1:6, यानी कि सेल और इसका साइज, और इसमें 1:1 हो जाता है। ये हम लोग का डिफरेंट। ये अब कहिएगा सेल और साइटोप्लाज्मिक रेशियो हमको समझ में नहीं आया, तो नॉर्मल जो सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है इतना ही छोटा होता है सेल के अपेक्षा। मतलब सेल एक है तो न्यूक्लियस उसमें 4 हट सकता है, अगर हटाए तो ये हो गया 1:4 या फिर 1:6। अब जो सेल बड़ा है और न्यूक्लियसो बड़, जब बाप अपने दे दिया परमिशन कि तू कह बेकाल में, तो बाप के बरोबर कर लिया बेटा, न्यूक्लियस बरोबर कर लिया, तो हम लोग किस में जोड़ेंगे, मेलिग्नेंट में जोड़ेंगे। तो ये हम लोग का हो गया डिफरेंस बिटवीन बेनाइन और मेलिग्नेंट। हम लोग का पार्ट 4 तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि TNM क्लासिफिकेशन आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये हम लोग का हो गया बेनाइन और मेलिग्नेंट में भी डिफरेंट बिटवीन बेनाइन और मेलिग्नेंट। दोस्त मेरा स्टोरेज वीडियो मोबाइल का कम होने के कारण हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 5 ही पार्ट पढ़ पाएंगे, 4 पार्ट पढ़ पाएँ। अगले वाले वीडियो में ये जो 4 बचा है हम आप लोग को वादा करते हैं कि पूरे अच्छे तरीक़ा से बता देंगे। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर जिसका ट्रिक होता है कॉजन, उसके बाद कॉजेज ऑफ कैंसर इंडोजेनिक एक्सोजेनिस, उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, ये सारा चीज़ बताएंगे। और लास्ट बताएंगे डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे बहुत सारे बायोप्सी के, पेप स्मीयर के, सारा चीज़ बात करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो आशा करते हैं कि ये जो हम पार्ट 4 गो टॉपिक बताएं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर, टर्मिनोलॉजी ऑफ कैंसर, डिफरेंट बिटवीन बिनाइन और मेलिग्नेंट, और स्टार्टिंग में ही बता दिए थे TNM क्लासिफिकेशन। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग का ये जो 4 बताए हैं कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर हुआ होगा। तो हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो के सिर्फ आप लोग देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि आने वाले दिन में लॉन्ग वीडियो 1 से 1.5 घंटा के वीडियो जाएगा आप लोग के बीच में। तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। हम फ्री में पढ़ाते हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी बताएं, 4 को बताएं ना, इससे रिलेटेड कहीं पर भी समझ में नहीं आया या फिर आप लोग को नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में डाउट है कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि यदि हमको नहीं आ रहा होगा तो पढ़ेंगे और अपना 100% आप लोग के बीच देने का प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। भैया ये 2 बार वीडियो बने, एक बार बनाए थे स्टोरेज डिलीट हो गया अपने से वीडियो स्टोरेज की वजह से, तो दोबारा मेहनत कीजिए। तो प्लीज़ मेहनत को तो मेरे सपोर्ट करो यार।